Today we are going to study section number 14 of Specific Relief Act 1963. Contracts are not specifically enforceable. तो दोस्तों सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 वो कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पे ए बी सी डी सब क्लॉज है, तो पहले ए देखते हैं. वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20. एक पार्टी ने क्या कर लिया? सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कर लिया एज पर सेक्शन 20. दूसरे पर्सन को आप बाउंड नहीं कर सकते कि आप सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करो. पहले ए ने बोला कि मैं कार बेचूंगा बी से, लेकिन बाद में ए ने अपना मन बदल लिया. अब बी ने कार खरीद लिया सी से. अब वो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड ए से नहीं कर सकता, पर डैमेज ज़रूर मांग सकता है कि यार तू बोल रहा था कि कार 1 लाख में दूंगा, लेकिन मैंने सी में कार खरीद ली 1,10,000 में, तो मुझे डैमेज जो दे दे भाई. Now subclause B, a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. कोर्ट में जजेस होते हैं. अब जजेस जाकर हर चीज़ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीज़ है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी. कोर्ट बोलेगा कि नहीं आप इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते. सी नंबर बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स. जो चीज़ पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज पे बेस्ड होती है, जैसे कोई सिंगर है, जैसे कि रिया सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, तो वो पर्सन बोलेगा रिया से कि तुम्हें ये गाना गाना पड़ेगा. अगर रिया गाना नहीं गाना चाहती है तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा. ठीक है. डी नंबर बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो मर्जी से ख़त्म हो जाएगा, तो कोर्ट कभी भी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकता. सेक्शन 14A, पावर ऑफ कोर्ट्स टू इंगेज एक्सपर्ट्स. कोर्ट के क्या पावर्स हैं एक्सपर्ट को इंगेज करने के लिए? पहला सब क्लॉज बोलता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कोड ऑफ CPC 1908 इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट वेयर द कोर्ट कंसीडर्स इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट on any specific issue involved in the suit, it may engage on one or more expert and direct to report it to on such issues and may secure attendance of the expert of providing evidence including production or documents on the issue. जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट एक जगह आकर फंस जाता है कि भाई अब तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा आपने कि हाँ भाई हमें क्या ज़रूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, हमें स्पेसिफिक इशू पे असिस्टेंस चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को इंगेज कर सकता है. नेक्स्ट क्लॉज कहता है The court may require or direct any person to give relevant information to the expert or to produce or to provide access to any relevant document, good or other property for his inspection. कोर्ट बोलेगा, जैसे मैं कोर्ट में खड़ी हूँ तो मैं जज को तो जवाब दे दूँगी, लेकिन जज बोलेगा कि मैं अब एक्सपर्ट को इंगेज कर दिया है, अब आप लोग इन्फॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ वो एक्सपर्ट को उसके इंस्पेक्शन के लिए प्रोवाइड करा दें. थर्ड पॉइंट है द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल form part of the record of the suit and the court or with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally in open court or any of the matter referred to him or mentioned in his opinion or report as to his opinion or report as to the manner in which he has made the inspection. जो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा और कोर्ट की परमिशन से कोई भी पार्टी उसे देख सकती है और क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है. ये क्लॉज 4 बात करता है द एक्सपर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फी कॉस्ट और एक्सपेंस एज द कोर्ट में फिक्स विच शैल बी पेएबल बाय द पार्टीज इन सच पोर्शन एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट. अब एक्सपर्ट आ रहा है तो भाई क्या लेगा? वो फीस लेगा, कॉस्ट लेगा, एक्सपेंस लेगा.